यस और नो करके बताओ, मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? यस और नो करके बताओ, मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। अब मेरे को दूसरी बात ये बता दो कि जो तुम लोग ये पढ़ रहे हो, ये जो तुम पढ़ रहे हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें तुम लोग को ये डोमेस्टिक टेरिटरी, सुन लेना मेरी बात को, रेसिडेंट, ये दो कंसेप्ट सभी लोग को समझ आए कि नहीं क्लास में, ये बता दो। और टेस्ट में मार्क्स क्या है तुम लोग के? मार्क्स कैसे थे? मैं तो तुम लोग के मार्क्स देखे नहीं है, कैसे मार्क्स थे टेस्ट में? अच्छा, वेरी गुड ईशा। बाकी लोग का क्या था बताओ मेरे को। अच्छा, गुड। अगर तुम इंडिया के बाहर खुशी घूमने गए हो ना, तो भी तुम रेसिडेंट तो इंडिया के ही रहोगे ना। नौकरी करने जाओगे, 1 साल से ज्यादा कहीं रह दो उस देश में, वहां के रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन घूमने फिरने गए हो तो रेसिडेंट तो इंडिया के ही हो तुम, है ना। कोई नहीं। अब ना समझो, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने तुम लोग को ना फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया था। आप ये क्यों पढ़ रहे हो समझ लो, क्योंकि नेशनल इनकम में सबका काम पढ़ने वाला है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा सचिन भी बेटा। फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। मेरे को बताओ समझ आया था कि नहीं आया था जितना पढ़े थे? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ आया था कि नहीं आया था? अब इसको थोड़ा रिफाइंड वे में समझो आप लोग, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ लो। और कॉपी में सब लोग नोटिंग करोगे मेरे साथ, मैं भी नोटिंग कर रहा हूँ, आप भी करो। जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ सब बात लिखो, और एकदम अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं दोबारा इसको एकदम और अच्छे वे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फाइनल गुड्स refers to those goods which are either used for, ध्यान से सुनना बेटा, कंसेप्ट सीखना, which are either used for consumption or for investment। ऐसे गुड्स जिसका इस्तेमाल हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, उन्हें फाइनल गुड्स बोलते हैं। इसका मतलब आपको इस तरह से समझना होगा कुछ कि गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं हाउस होल्ड, ध्यान से सीख लो, हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन मतलब वो उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है, इसे हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। ये फाइनल गुड है, ऐसा सामान जिसको एक कंज्यूमर ने या हाउस होल्ड को फाइनली कंज्यूम करने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है, वो फाइनल गुड है। ध्यान से बात को सुनना। सिमिलरली आगे ये भी समझो और ये साथ में लिखो मेरे, गुड्स परचेज्ड बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। जैसे फैक्ट्री में एक मशीन लेकर आए हो, क्यों लाए हो मशीन? ताकि आप उससे क्या कर सको, आगे गुड्स प्रोड्यूस कर सको।
तो वो मशीन आपके फर्म में जब इंस्टॉल होगी तो उसी से बाकी सामान बनकर निकलेंगे, तो उसे भी आप क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों का एग्जाम्पल भी सीख लेना चाहिए ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जैसे अगर आपने मिल्क का पैकेट खरीदा, आप कौन हो, आप मान लो आदित्य हो, तो इस मिल्क को आप अपने घर ले जाके कंज्यूम कर दोगे, तो ये आपके लिए फाइनल गुड्स है। सिमिलरली मान लो आपने एक मशीन खरीदी, मशीन में पैसे इन्वेस्ट करें, आप कौन हो, आदित्य हो। इस मशीन से आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन करोगे, मतलब सामान बनाओगे, तो ये मशीन भी आपके लिए एक फाइनल गुड्स है, क्योंकि इस मशीन से अब दूसरे तरह के गुड्स बनाए जाएंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ को फाइनल गुड्स का मतलब समझ आया कि नहीं? वो सामान जिसको एक कंज्यूमर अपने घर में ले जाके कंज्यूम करे, वो फाइनल गुड्स है। या एज अ बिजनेसमैन यदि आप इन्वेस्ट करके पैसा लगाकर कोई मशीन खरीदते हो जिससे आप अलग अलग तरह के गुड्स बना सको, वो भी फाइनल गुड्स है। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? सभी लोगों को बताओ हाँ या नहीं, सभी लोग बताओ। अब आगे जो बोलूंगा ये नोटिंग के बाद आप लिखना यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं वो चीज आप नोट करना और बहुत अच्छे समझना। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स फॉर कंजम्पशन। अगर आप फाइनल गुड्स खरीद रहे हो कंज्यूम करने के लिए, जैसे मैंने पिज्जा खरीदा तो घर में खाने के लिए खरीद रहा हूं, तो इसे हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम अपने घरों में कुछ भी खरीद कर लाते हैं तो इसको दिमाग में बिठाओ, इसे बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एज इन्वेस्टमेंट। आप ला के रख दे रहे हो, अब इससे गुड्स बना बना के बेचोगे। कोई मशीन में अगर आप पैसा लगाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कल को अमन को एक फैक्ट्री डालनी है तो फैक्ट्री के लिए मशीन लेकर आएगा, उन्हीं मशीनों से तो सामान बनेगा, तो मशीन उसके लिए फाइनल गुड्स है और उस पर किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अमन अपने घर में चॉकलेट लाएगा खाएगा, उसका वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो उससे आपको ये बात समझना होगा कि एक फॉर्मूला होता है, फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको कई बार कैलकुलेशन दे देगा तो याद रखना फाइनल गुड्स का कैलकुलेशन क्या है, जितना आपने पर्सनल कंजम्पशन में खर्चा किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना आपने इन्वेस्ट किया जैसे जमीन खरीदी मशीन खरीदी उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बोलते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जैसे नीचे क्वेश्चन देते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपको। कैलकुलेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, कैलकुलेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अब आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, राइस परचेस्ड एज ग्रोसरी, राशन के लिए आपने चावल खरीदा 5,000 का, ठीक है। मशीन परचेज फॉर फैक्ट्री 10,000 की। तो अब आपका बताओ फाइनल एक्सपेंडिचर कितने का हो रहा है? आपका फाइनल एक्सपेंडिचर कितने का है बताओ? फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर कितने का है? बस ये बात ध्यान रखना, फाइनल गुड्स पे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 15,000 का है। आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ कितने का है? 5,000 का। आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने का है? 10,000 का। तो 15,000 का आपका टोटल फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर है। अब आप बताओ फाइनल गुड्स एकदम अच्छे समझ गए कि नहीं? वो गुड्स जो एक हाउस होल्ड ने खरीदे कंजम्पशन के लिए या एक फर्म ने खरीदे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उनको फाइनल गुड्स हम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको ये बात याद रखनी है कि
while calculating national income, final goods are included, ब्रैकेट में एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो फाइनल गुड्स पे किए गए खर्चों को ही इंक्लूड करा जाता है। सर कब करेंगे नेशनल इनकम? कुछ दिन बाद। पहले इस सारे कंसेप्ट क्लियर करोगे। रेसिडेंट सीख गए, डोमेस्टिक टेरिटरी सीख गए, फाइनल गुड्स सबको समझ आ गया होगा, मैं मान के चलता हूँ। अब मैं, आपने सबने लिख लिया क्या? यस और नो बोलो, मैंने जितना कराया लिख लिया हो क्या? लगे तो स्क्रीनशॉट दे दो यार। अब मैं ना आपको इंटरमीडिएट गुड्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दो बेटा। खुशी, यार नेट की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत दे रहा है आज थोड़ा, ठीक है। अगला गुड्स जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। हाँ हो रहा है ना, मैं समझ रहा हूं। वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें एकदम क्लैरिटी रहेगी, सुन लेना। पढ़ दो एकदम अच्छे से, अभी समझने की कोशिश करना, फिर भेज भी दूंगा। जो बोल रहा हूं कम से कम लिखो वो। इंटरमीडिएट goods are those goods which are either used for resale, ऐसा सामान जो दोबारा बेचने के लिए आप लाते हो, बी used for further production, used for फर्दर प्रोडक्शन, जो आगे सामान बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप। अगर डेयरी शॉप वाला मिल्क परचेज किया है तो घर में कंज्यूम करने के लिए तो नहीं किया है, उसने मिल्क को खरीदा है क्या करने के लिए? आगे रीसेल करने के लिए। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो घर में नहीं कंज्यूम हो रहा है, वो डेयरी ओनर के पास आया है, वो आगे किसी को बेचेगा, तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। सिमिलरली जैसे यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन बोला जाए, तो जैसे मैं बोलूं मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, मिठाई बनाने के लिए अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हो तो फाइनल गुड्स मिठाई हो जाएगी, और मिल्क जो है वो मिठाई में यूज हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है। तो मेरे बच्चों इस बात को समझो, आप किसी गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स तब कहते हैं जब आपने गुड्स को पर्सनली यूज करने के लिए नहीं लिया है, आप उसे या तो आगे बेचने वाले हैं किसी को, या फिर उससे आप कोई नया सामान बनाने वाले हैं, तो वो गुड्स जो है वो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है, ठीक है। आप बताइए आपको इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, समझ आया कि नहीं आया? अब आगे जो बोलूंगा मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इंटरमीडिएट गुड्स are purchased by one firm from other firm। एक फर्म जब दूसरे फर्म को सामान बेचती है तो इसे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए डेयरी शॉप है, इसने दूध बेचा बी डेयरी शॉप को, तो कंज्यूमर को तो नहीं बेचा ना, एक डेयरी शॉप ने दूसरे डेयरी शॉप को दूध बेच दिया या मिल्क बेच दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। सिमिलरली सपोज करो सन बैटरीज है, इन्होंने बैटरी बेची ऑडी कार कंपनी को, तो ऑडी कार कंपनी क्या करेगी? अपनी कारों में इन बैटरीज को लगाएगी,
ठीक है, तो आप याद रखना है जनरली इंटरमीडिएट गुड्स का क्या होता है, एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदती है ताकि फाइनली एक सामान बनाया जा सके। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ आप, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक फर्म दूसरे फर्म से खरीद रही है ताकि वो बनाए या रीसेल करे। जैसे ए डेयरी शॉप से बी डेयरी शॉप ने जब मिल्क खरीदा है तो यार ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब बी डेयरी शॉप इसी से बनाएगी मिठाई, स्वीट बनाएगी, और ये स्वीट खरीद के ले जाएगा कंज्यूमर, तो ये जो मिठाइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, फाइनल गुड्स। ठीक, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, यस और नो बोलो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर एक बात बताओ, ये मिठाइयां कंज्यूमर को ना बेचकर, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये मिठाइयां कंज्यूमर को ना बेचकर जलाराम स्वीट को दी जाती, तो ये मिठाइयां फाइनल गुड कहलाती कि इंटरमीडिएट कहलाती? ये इंटरमीडिएट हो जाता, क्योंकि कस्टमर को नहीं बेचा गया है, किसको बेचा गया, दूसरे बिजनेसमैन को बेच दिया गया। तो आप याद रखना, जब दो बिजनेसमैन के बीच सामान इधर उधर होगा तो उसे इंटरमीडिएट बोलेंगे, और कंज्यूमर तक जाएगा तो इसे हम लोग कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो मेरी बात को, ये पहला पॉइंट हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स एक फर्म से दूसरे फर्म को जाते हैं। दूसरी बात ये समझो, दे हैव डिराइव्ड डिमांड, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। हाँ हो रहा है ना कुनाल, आज थोड़ा इशू आ रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, देख लेना यार। दे हैव डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड होने का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट होगी खुशी, इंटरमीडिएट होगी। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है एज देयर डिमांड डिपेंड ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना और अच्छे समझना। खुशी किराना से जमशेद मोमोज ने फ्लोर खरीदा, मैदा खरीदा, और ये मोमोज बनाकर आप सब कस्टमर्स को बेचे जाते हैं। तो इसमें बताओ इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा, फाइनल गुड्स कौन सा है? बोलो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड खुशी। बाकी लोग बताओ, सीख गए हो मतलब तुम लोग। यहाँ पे ये जो मैदा है, फ्लोर, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, और मोमोज क्या है? अब बच्चों मेरी बात को एकदम अच्छे से समझो, मेरी बात को अच्छे से समझो। इंटरमीडिएट गुड्स की जब मैं बोलता हूँ डिराइव्ड डिमांड होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में मोमोज बिकेगा तभी खुशी का मैदा या फ्लोर बिकेगा। अगर मार्केट में मोमोज की डिमांड खत्म हो गई तो फ्लोर की भी डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी, मैदे की भी डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि फाइनल गुड्स की डिमांड पर इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिपेंड करती है। अगर फाइनल गुड्स मार्केट में डिमांड पे है, फाइनल गुड्स मार्केट में डिमांड पे, जैसे मोमोज डिमांड पे, तो मैदा भी बहुत बिकेगा और बहुत यूज होगा। अगर मार्केट में मोमोज डिमांड पे नहीं है तो मैदे की डिमांड नहीं होगी। फिर सुन लो बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव्ड डिमांड होती है, मतलब इनकी जो डिमांड होती है डिपेंड करती है फाइनल गुड्स पे। जैसे मोमोज बनाने के लिए फ्लोर या मैदा लगता है, तो कितने मैदे की डिमांड होगी ये डिपेंड करेगा मोमोज की डिमांड पे।
अगर मोमोज की हाई डिमांड है तो मैदे की डिमांड बहुत होगी, मोमोज की डिमांड नहीं है तो मैदे की भी डिमांड नहीं होगी। एग रोल फाइनल गुड्स है और एग जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, मैं बोलता हूं। तो अगर लोग एग रोल ज्यादा खाएंगे तभी तो एग की ज्यादा डिमांड होगी, लोग एग रोल नहीं खाएंगे तो एग की डिमांड क्यों होगी? आपको बात समझ आई कि नहीं है? तो ये जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनकी डिराइव्ड डिमांड है, और जितने फाइनल गुड्स हैं इनकी ओरिजिनल डिमांड है, क्योंकि इनको कंज्यूमर खरीदता है। अगर कंज्यूमर मेरे यहाँ से ज्यादा मोमोज खरीदेगा तो मैं खुशी किराना से ज्यादा फ्लोर खरीदूंगा। कंज्यूमर मेरे में यहाँ से कम मोमोज खाएगा तो मैं फ्लोर कम खरीदूंगा। ठीक है, सब बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? डिराइव्ड डिमांड का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? ठीक, आगे सुनो, ये चीज लिखते भी जाओ साथ साथ। इंटरमीडिएट गुड्स must be used for resale or further production within a year ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन अ ईयर। इफ इंटरमीडिएट goods are not used within a year, it will become final goods। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को आपने एक साल में यूज नहीं किया तो बेटा ये फाइनल गुड्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे बात समझ आए और तुम लोग को क्लैरिटी रहे। आदित्य एंड कंपनी ने विजय एंड कंपनी को 100 kg कोयला दिया, तो पहले बताओ ये इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स है? चलो ये बताओ। सब लोग से जवाब चाहिए भैया, फटाफट जवाब दो। ये इंटरमीडिएट गुड्स है। अब इस इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कोल का यूज करके या तो कोल को आगे रीसेल कर दे विजय, और रीसेल नहीं कर रहा है ना तो इससे कुछ और सामान बना ले, फर्दर प्रोडक्शन कर दे, कोयले से कुछ और बना ले, और ऐसा इसे विद इन अ ईयर करना है, मतलब 2021 में करना है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है, सपोज करो इसने ये खरीदा था 2021 में, लेकिन 2021 में केवल ये 60 kg कोल यूज कर पाया, रेस्ट 40 kg अनयूज्ड रह गया, तो अब आप बच्चों मेरी बात को समझ लो। जब विजय ने 100 kg कोल लिया था तो इसे या तो इसे रीसेल कर देना था या आगे इससे कुछ प्रोड्यूस कर देना था एक साल के अंदर अंदर। यदि ये 2021 में ऐसा नहीं कर पाता है तो जितना 60 किलो का इसने इस्तेमाल किया ये तो इंटरमीडिएट ही है, लेकिन जो 40 किलो का इस्तेमाल नहीं कर पाया वो फाइनल गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, भूलना मत। आप जब किसी से सामान खरीदते हो एज अ बिजनेसमैन, आपको उसको एक साल में ही यूज करना है, या तो रिसेल कर दो या तो उससे कुछ और बना दो। जितना आपने रिसेल किया या बनाया उतना आपका इंटरमीडिएट गुड्स था, और जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाए वो आपका फाइनल गुड्स बन जाएगा। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ, मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ, आ गई? जैसे मैं एक कंपनी हूं जेके एंड कंपनी, मैंने अजीजा एंड कंपनी को 10 पैकेट सॉल्ट दिए थे, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। अब अजीजा को इसको पूरे साल के अंदर यूज करना है। सपोज करो साल में इसने 7 पैकेट यूज करे,
और 3 यूज नहीं कर पाई, तो बताओ कितने इंटरमीडिएट रह गए और कितने फाइनल बन गए? बताओ कितने इंटरमीडिएट रह गए, कितने फाइनल बन गए? 7 को इंटरमीडिएट बोलेंगे जिसको इसने रीसेल कर दिया होगा या इसे कुछ बना दिया होगा। 3 पैकेट जो ये साल भर में इस्तेमाल नहीं कर पाई वो फाइनल। तो मेरे बच्चों ये बात दिमाग में बिठाओ, इंटरमीडिएट गुड्स की मीनिंग ही ये है कि जब आप किसी चीज को इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप उसको रीसेल कर सके या उससे कोई और चीज बना सकें, वो भी साल भर के अंदर, विद इन अ ईयर, साल भर के अंदर, तो इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। अब आप लोग सब लोग बताओ, आपका इंटरमीडिएट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप सभी लोग का हैंड रेस करो, इंटरमीडिएट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना? अब ना एक काम करो, अपना सिलेबस सुन लो थोड़ा सा, आने वाले यूनिट टेस्ट का सिलेबस सुन लो थोड़ा। नोटिंग कर दो, मार्क्स 40 हैं हर सब्जेक्ट में, पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, 40 क्वेश्चन इंटू 1, ठीक है। बीएसटी में चैप्टर 1, 2 एंड 3, बीएसटी में चैप्टर 1, 2 एंड 3 नोटिंग कर दो, अप टू बिजनेस एनवायरनमेंट। और इकोनॉमिक्स में मैक्रो में सर्कुलर फ्लो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और इसमें गवर्नमेंट बजट भी है ना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्स्ट 4 चैप्टर्स, फर्स्ट 4 चैप्टर्स का मतलब मैं आपको बता दूं, अप टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टिल 1990। ये आपके मैं 4 शीट भेजा हूं, 4 चैप्टर कवर होंगे, 1, 2, 3, 4। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टिल 1990। पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन व्यू ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर है, दूसरा 5 ईयर प्लान पढ़े हो आप लोग, तीसरा एग्रीकल्चर टिल 1990 पढ़े हो, चौथा इंडस्ट्री टिल 1990 पढ़े हो। अप टू 1990 तक 4 चैप्टर है, ये सिलेबस है आपका। आप ये सिलेबस नोट डाउन कर दो। ये कर दो नोटिंग मुझे। हो गई क्या नोटिंग? तो दिस इज योर सिलेबस, इसके लिए तैयारी करो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे अभी सैटरडे टेस्ट देते हो वैसे ही होगा पीरियोडिक टेस्ट, वैसे ही, ठीक है। बस ये करो, कल मिलते हैं। मैं ग्रुप में कोई सिलेबस अनाउंस नहीं करूंगा, मैंने क्लास में बता दिया, बाकियों को ना पता रहे तो मैं नहीं जानता। मैंने आपको बता दिया, जितने लोग ग्रुप में उनको सिलेबस मिल गया।